हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले जो हमारी वीडियोस आई हैं वो चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट की आई हैं। और मैं इस चैप्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 एक ही यूनिट के चैप्टर हैं और ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछे जाते हैं। इस पार्टिकुलर चैप्टर के हमारे चैनल एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना पर 2 ही लेक्चर आएंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम पूरी थ्योरी को कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में हम न्यूमेरिकल को करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से भी पहले हमें एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पता होना चाहिए, जो चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक है। तो हम उस जो टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, उस टॉपिक को चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, हेडिंग लगा लें डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट are the current which comes extensive the addition of conduction current। अभी इसे समझेंगे भी। the addition of conduction current when the electric field and electric flux change। बिल्कुल ध्यान से टॉपिक को समझेंगे और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो एक्सटेंसिव है, जो कभी बाहर से आता। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट आर दी करंट विच कम्स एक्सटेंसिव, जो बाहर से कोई करंट आता, यानी कि ये कोई मेन करंट नहीं है। द एडिशन ऑफ कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट का एक दूसरा भी नाम होता मेन करंट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ मेन करंट, या ब्रैकेट में लिख लेंगे मेन करंट। जब मेन करंट का ऐड होता, जब डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ मेन करंट ऐड हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाते हैं। इसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कोई ओरिजिनल करंट नहीं है, ये तो एक एम्पियर सर्किटल लॉ की करंट डेंसिटी है। इस पार्टिकुलर जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसकी प्रॉपर्टीज में हम इस चीज को पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बात बता देता हूं, जो जैसा आप चैप्टर नंबर 8 का कहीं पार्टिकुलर टेस्ट देते हो तो उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ है उससे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बनाएंगे। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ तो आपको यहाँ पढ़ लोगे, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ चैप्टर नंबर 4 में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो एक्सटेंसिव से आता है, जो ओरिजिनल करंट नहीं है। और जब हम एडिशन कर देते हैं मेन करंट या कंडक्शन करंट का तो फ्लक्स और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ID से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा मैं इसे इंपॉर्टेंट मानता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पहले ही हमने बात बता दी थी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कोई भी करंट नहीं है। और क्या है ये, बट इट्स द डेंसिटी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ की डेंसिटी है, तो इट्स द डेंसिटी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ की डेंसिटी है। तो ये कोई करंट नहीं है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ की डेंसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ जब आप पढ़ोगे तो डेंसिटी के बारे में भी जब ही आप एम्पियर सर्किटल लॉ की पढ़ोगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट आर एग्जिट। सेकेंड प्रॉपर्टी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट आर एग्जिट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट जब ही एग्जिट करता है व्हेनेवर
whenever the electric flux and whenever the electric flux, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हैं तो हमारा क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ जब ही रह सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होते हैं, जब ही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिट करता है। नेक्स्ट है कि जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट। क्लियर है इतनी बात? तो हमने आपको ये बताया कि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम वन प्लेट टू दी अनदर प्लेट। तो ये अगर आप तीन प्रॉपर्टी याद रखते हो तो मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो कोई करंट नहीं है, जब हम इसमें मेन करंट या एडिशन करंट या कंडक्शन करंट भी हम इसे बोल सकते हैं, जब हम इसमें एडिशन करते हैं कंडक्शन करंट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं है, ये तो एम्पियर सर्किट लॉ की डेंसिटी है। डिस्प्लेसमेंट करंट जब ही एग्जिट करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जब ही रहता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होते हैं। इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम वन प्लेट टू दी अनदर प्लेट। क्लियर है इतनी बात? इसका फॉर्मूला ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन है हमारा कि लेट अस नो प्रूफ द डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू द मेन करंट I। ये 2017 और 2019 में डेरिवेशन पूछा जा चुका है और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या मेन करंट के इक्वल होता है। उसमें ये पूछा जाता है कि हमें कोई मेन करंट दे दिया I, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मेन करंट के इक्वल होता है और ये मुझे प्रूफ करके दिखाना। तो मुझे पता है कि कोई जब हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्यू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट थोड़ा छोटा बना ले, इसे हमने बड़ा कर दिया। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर नंबर 2 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस है उसमें ये बात प्रूफ भी हो चुकी है। अगर आपने नई वीडियो देखी तो आप देख सकते हैं। अब मेन यहाँ पर जैसे हमने इस चीज़ को पढ़ लिया, अब मुझे प्रूफ करना कि डिस्प्लेसमेंट करंट मेन करंट के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, देन डिफरेंशिएट, मैं डिफरेंशिएट कर दूँगा। अब डिफरेंशिएट होता कैसे है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल बात है कि आपको d अपॉन ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन मतलब डी क्यू अपॉन डी ए एप्सिलॉन नॉट, d अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपको कर देना। तो मैं सबसे पहला आपको एक बात बता देता हूँ, डिफरेंशिएट करने का स्टेप क्या होता कि हमें d अपॉन डी तो दोनों नीचे रखना है, डी ई अपॉन डी टी। डिफरेंशिएट होता है कि ऊपर हम डी ई की मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डी टी की टाइम की, जैसे हमने यहाँ पर करा d अपॉन डी टी। अब ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं a एप्सिलॉन नॉट जो है वो इधर पहुँचा दूँ तो a एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन टी। Q अपॉन टी होता है हमारा करंट यानी कि I। भाई यही तो बचेगा। अगर मैं एक और स्टेप आपको करके दिखाऊं कि डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ से क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट और E और A क्या हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दी डी ए अपॉन डी टी।
इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। हमने पढ़ा था कि जो करंट है आई इज इक्वल टू होता क्यू अपॉन डी, चैप्टर नंबर 3 में कंसेप्ट है, अभी आया नहीं है चैप्टर नंबर 3, तो ये हम हो जाएगा आई। अब ई क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा के। तब ये लिखते हैं कि ई ए को मैं लिख दूं फाई, तो एप्सिलॉन नॉट फाई ई अपॉन इज इक्वल टू आई अपॉन डी टी। और यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो आई डी बराबर हो गया आई। हमने यही तो पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इक्वल होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, तो मैं इसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में यही डेरिवेशन है, नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन। सबसे पहले अब मैं मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम था और मैक्सवेल ने बता दिया था जब एम्पियर सर्किटल लॉ आया, एम्पियर सर्किटल लॉ आप लिख लेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ बराबर है कि किसी क्लोज लूप के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होती है यू नॉट टाइम आई के। ठीक है, इट एम्पियर सर्किटल लॉ इट इज डिफाइन एज द जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द यू नॉट टाइम द नेट करंट। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है और ये हमें चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करनी है। मैक्सवेल ने 1864 में बता दिया था कि जो हमारे पास एक ऐसी सर्किट हो जिसमें कैपेसिटर लगा हो, एक की लगी हो और एक बैटरी लगी हो, तो ये जो एम्पियर जी थे वो बता रहे थे कि भाई इस पूरे सर्किट में, जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि ये कोई कैपेसिटर लगा है, कोई बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव और ये हमारे पास कोई की लगी हुई है और ये एक ऐसा सर्किट है। तो एम्पियर जी ने क्या बताया था, VC के एम्पियर जी ने बताया था कि जब हमारे पास ये कोई सर्किट है तो इसके बीच में जो है वो कोई भी करंट नहीं रुक रहा, जो कैपेसिटर की जो प्लेट है बीच में वो कोई भी यहाँ पर करंट नहीं रुक रहा। सिर्फ समझ लेंगे, चैप्टर नंबर 4 में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जो मैक्सवेल ने 1864 में बता दिया कि कहीं ना कहीं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट की डिसकंटिन्यूटी हो रही है, कहीं ना कहीं करंट रुक रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये मैक्सवेल ने तो बताया था कि भाई यहाँ पर सिर्फ आई करंट है, तो जो एम्पियर जी ने तो बताया था सिर्फ यहाँ पर आई करंट है, लेकिन मैक्सवेल ये बता रहे थे कि यहाँ पर आई के साथ साथ आई डी भी है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। क्यों? क्योंकि इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट रुक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और यही डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहाँ पर मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल, यहाँ पर W लगा लेंगे, स्पेलिंग गलत होगी। मैक्सवेल फाउंड डेट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड formulated 4 इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे प्रिंसिपल पर स्टडी करी और हमें 4 फॉर्मुलेटेड फंडामेंटल इक्वेशन दी। 4 फॉर्मुलेटेड फंडामेंटल इक्वेशंस आप लिख लेंगे, इसमें थ्योरी में कोई मार्क्स मिलते हैं नहीं। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर स्टडी करी और 4 हमें फंडामेंटल इक्वेशंस दी। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले जब हमने आपको चैप्टर नंबर 1 बताया था तो हमने बताया था कि जो फ्लक्स होता है, भाई गॉस लॉ यही तो बोलता कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज लूप के अराउंड वो बराबर होता 1/ε0 बाय द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चैप्टर नंबर 1 की आप वीडियो देख सकते हैं कि गॉस लॉ के अनुसार जो टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस का वो बराबर होता 1/ε0 बाय द नेट चार्ज। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि फाई
डॉट ई डॉट डी एल बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप थ्योरी भी लिखना चाहते हैं तो लिख लें। आप यहाँ लिखें कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मेन है ये इक्वेशन कि हमने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने जो फ्लक्स पढ़ा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, तो फाई डॉट ई एल या ई डी भी हम इसे बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना ई डी या डी एल, इंटीग्रेट करना आपको बस, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, जैसे हमने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में, हमने गॉस लॉ ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा वो चैप्टर नंबर 1 में गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करी। अब हम पढ़ते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, देखिए जब आप ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो इसे आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की जो स्टडी है आप चैप्टर नंबर 5 में इसकी स्टडी करेंगे। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है कि जो फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस का वो बराबर होता है 0 के। जहाँ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी तो बराबर था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता किसी क्लोज लूप का वो इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पर क्या हम लिख दें, फाई डॉट मैग्नेटिक फील्ड में हम इन चीज़ को पढ़ते हैं तो डी एल इज इक्वल टू 0। अब इस बात को मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो अभी इसे फिलहाल याद रख लें, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 की वीडियो आएगी उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज लूप का वो बराबर होता है 0 के। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 में आपको ये पढ़ना है कि गॉस लॉ ऑफ, आपको पढ़ना है कि फैराडे लॉ, आपको क्या पढ़ना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको किसके बारे में स्टडी करनी है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको स्टडी करनी है कि फैराडे ने बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूज होती है, ईएमएफ जो इंड्यूज होती है वो बराबर होती है डी फाई ई अपॉन डी टी के। क्लियर है इतनी बात। ये आपको कहाँ पढ़ना है, ये आपको चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस बात को डिस्कस करना है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद एक नेक्स्ट आया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए अगर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ हम यहाँ पर नहीं पढ़ते, अगर हम मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पर स्टडी नहीं करते तो मैं आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बताता भी नहीं कि भाई इस चैप्टर में भी एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में डिस्कस करा जाता। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में अलग स्टडी करते हैं सेपरेट टॉपिक के माध्यम से। अब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ मैं आपको बता देता हूं कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसी क्लोज्ड लूप के अराउंड वो बराबर होती है बी डॉट डी एल यू नॉट आई के। लेकिन जो हमारे मैक्सवेल थे उन्होंने बता दिया था कि भाई कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट नहीं, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में करंट ही सिर्फ ऐड नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता। तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट का भी फॉर्मूला लगता। तो फिर जो फॉर्मूला बनता है कि भाई जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता किसी क्लोज लूप के अराउंड वो बराबर हो जाता है यू नोट, हमारा ये तो करंट है ही, डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड हो जाता। अगर आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लिया तो इसके बाद तो फिर आसानी है ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने मैक्सवेल ने बता दिया था कि भाई 2 करंट होते हैं, आईडी भी साथ में होता कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। तो फॉर्मूला बन जाता कि यू नोट आई प्लस आई डी का फॉर्मूला फाई ई अपॉन, भाई ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है यही तो कि आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्लियर है इतनी बात। तो इन्हें नोट करें, 4 इक्वेशन है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर स्टडी करी और ये 4 फंडामेंटल इक्वेशंस थी, नोट करें। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए मैं इस टॉपिक को इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दी वेव्स विच एक्चुअली
प्रोपोगेट इन मीडियम, जो एक्चुअली प्रोपोगेट करती हैं, चलती हैं, प्रोपोगेट इन मीडियम विदाउट एनी, इन मीडियम विदाउट एनी मटेरियल, विदाउट एनी मटेरियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें हम ईएम वेव्स के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है इतनी बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जो एक्चुअली प्रोपोगेट करती हैं, एक्चुअली चलती हैं किसी मीडियम में, और ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं विदाउट एनी मीडियम और मटेरियल। आप ऐसा भी लिख लें कि विदाउट एनी मीडियम और मटेरियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर इतनी बात। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ओसिलेट करती हैं, ईएम वेव्स जो हैं वो ओसिलेट करती हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके कॉम्बिनेशन से, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के से, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के से हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ओसिलेट करती हैं तो हम उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका डायग्राम, कि हमें डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा। तो ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, सॉरी ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस, ये है मेरे पास जेड एक्सिस। अब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ओसिलेट करेंगी तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं कि भाई इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं जो बनाऊंगा वो ब्लैक मार्कर से बनाऊंगा, ऐसी होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को मैं रेड मार्कर से बना देता हूँ, ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। कोई समस्या नहीं होगी इसमें। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं, हम इन्हें ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी बिल्कुल क्या चलती हैं, स्ट्रेट चलती हैं, तो हम इन्हें ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना चलकर ऐसे चलती हैं, तो हम इन्हें बी से डिनोट करते हैं। हम इन्हें किससे डिनोट करते हैं, हम इन्हें बी से डिनोट करते हैं। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। ऐसे चलती हैं, स्ट्रेट ना चलकर ऐसे। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया हमारा डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये डायग्राम भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि डायग्राम द रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमें डायग्राम बनाना है। तो जब ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ओसिलेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ ओसिलेट करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है इतनी बात, इसे इतने नोट करें। टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन है। जब हमारा न्यूमेरिकल का लेक्चर आएगा तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन 100% रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो एसिलेटेड चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारे एसिलेटेड चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि जो हमारे एसिलेटेड चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। और एसिलेशन एग्जाम्पल होता है ओसिलेशन का। एसिलेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, यदि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इज द एग्जाम्पल ऑफ ओसिलेटिंग। ओसिलेटिंग का ही, ओसिलेशन करने का एग्जाम्पल एसिलेटेड चार्ज है। तो जब कोई चार्ज ओसिलेट करता है, जब वो स्पेस पर आता है तो रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, जब वो मोशन करता है तो मोशन करने वाला चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता।
तो कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ प्रोड्यूस होंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हम ये लिखते हैं कि कंसीडर ए चार्ज, मेरे पास कोई चार्ज है विद सम फ्रीक्वेंसी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, विद सम फ्रीक्वेंसी, उसकी कुछ क्या है फ्रीक्वेंसी है, विद सम फ्रीक्वेंसी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो जब वो ओसिलेट करेगा, ओसिलेटेड, जब वो ओसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड EF, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इन स्पेस में, इन स्पेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्पेस में। एंड मैग्नेटिक फील्ड MF, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा इन मोशन में। जब वो मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करेगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिंपल वही है, EM वेव्स आर प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बाय एसिलेटेड चार्जेस। जब कोई चार्ज एसिलेशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। क्लियर है। सबसे पहली बात यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एसिलेटेड चार्जेस, की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एसिलेटेड चार्जेस से प्रोड्यूस होती हैं। जब कोई चार्ज एसिलेशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। सेकंड आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों क्या होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों की दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एक्चुअली में ओसिलेट करती हैं। ये दोनों की दोनों क्या करती हैं, एक्चुअली ओसिलेट, ये ओसिलेट करती हैं इन मीडियम में। क्लियर है। एक्चुअली ओसिलेट करती हैं किसी पार्टिकुलर मीडियम में। उसके बाद एक और मैं आपको प्रॉपर्टी लिखा देता हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आर ट्रेवल इन फ्री स्पेस, ये ट्रेवल करती हैं इन फ्री स्पेस में विद स्पीड, और इनकी स्पीड कितनी होती है, विद स्पीड 1/√u0 एप्सिलॉन नॉट, जो इक्वल होती है इज इक्वल टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, इन फ्री स्पेस। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, और राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ड्रॉ द डायग्राम। तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इस चैप्टर का पोर्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एसिलेटेड चार्जेस से प्रोड्यूस होती हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हों वो परपेंडिकुलर होती हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ओसिलेट करती हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं फ्री स्पेस में 1/√u0 एप्सिलॉन नॉट की स्पीड से, जो बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं इस टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं। बहुत ज़्यादा तो स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि भाई इस जो ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी सीरीज कैसे याद करी जाए। तो सबसे पहला आपको लिखना है गिफ्ट, उसके बाद आप लिखोगे XUV, उसके बाद आप लिखोगे इमरान, उसके बाद आप क्या लिखोगे M मिस्टर रतन। बस अगर आपने ये वर्ड लिख लिए तो इसका मतलब आपने इसकी सीरीज याद रख ली। गामा रेज
यहाँ से हो जाएगा एक्स रेज, यहाँ से यूवी रेज, यहाँ से विजिबल लाइट, यहाँ से इंफ्रारेड, यहाँ से माइक्रोवेव और यहाँ से रेडियो वेव। अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया तो आपके सीरीज बिल्कुल क्लियरली याद हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें टोटल 7 रेज के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। इनकी सीरीज का मैं सीक्वेंस यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमारी आती है गामा रेज, गामा रे, उसके बाद हम लिखते हैं एक्स रेज, उसके बाद मैं लिखता हूँ विजिबल लाइट, उसके बाद हम लिखते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रा रेड, उसके बाद हम लिखते हैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और उसके बाद हम लिखते हैं रेडियो वेव। क्लियर है? रेडियो वेव। यहाँ पर यूवी रेज आ जाएगी, एक यूवी रेज। तो टोटल हम 7 रेज के बारे में डिस्कस करते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इसका सीक्वेंस ये है कि जब हम ऊपर को चलते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है और नीचे को चलते हैं वेवलेंथ घटती है। यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ गामा रेज की है, सबसे कम वेवलेंथ रेडियो वेव की है। क्लियर है इतनी बात? अब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा गामा रेज की है और सबसे कम रेडियो वेव की है। इससे उल्टा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम गामा रेज की होगी और रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा होगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपसे गामा रेज के बारे में कि हमारी जो है वो गामा रेज क्या होती है। टॉपिक है गामा रेज। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻³ नैनोमीटर होती है। गामा रेज जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई से प्रोड्यूस होती है, ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा कि गामा रेज के बारे में पूरी जानकारी लेना। तो गामा रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो गामा रेज है वो हार्मफुल होती है, हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जो गामा रेज है उसके यूजिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, गामा रेज के यूजिस। तो इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम गामा रेज का यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये गामा रेज के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब जैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जैसा आपने याद कर ली, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल वाले में। तो उसमें मीटर में भी पूछ सकता है, तो मैं मीटर में भी आपको न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में लिखवा दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स रेज के बारे में कि भाई जो एक्स रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसकी वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है। फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए C=μ वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसकी वेवलेंथ क्लियर है इतनी बात? ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो ये एक्स रे ट्यूब से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ऑल प्रॉपर्टीज आर एक्स रे, सारी प्रॉपर्टीज एक्स रे की है, बस ये लेस पेनिट्रेटिंग होती है, लेस पेनिट्रेटिंग। क्लियर है इतनी बात? एक्स रेज का यूज कहाँ होता है? तो एक्स रेज का यूज बहुत कैड़ा, मतलब एक्स रेज का ऐसा ये क्वेश्चन आता कि एक्स रेज का हर साल ये वाला क्वेश्चन आ जाता कि एक्स रेज का यूज कहाँ होता है। तो एक्स रेज का यूज टू चेक द फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स को चेक करने में, टू चेक द फ्रैक्चर्स, यानी कि फ्रैक्चर्सों को चेक करने में हम एक्स रेज का यूज करते हैं। नोट करें। नेक्स्ट आता हमारा यूवी रेज। यूवी रेज वो रेज होती है जिसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है। इसकी यूजेस क्या है आखिर में, या ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये सन के द्वारा प्रोड्यूस होती है, बाय सन। यूवी रेज के यूजेस बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो यूवी रेज के यूजेस टू चेक द आई सर्जरी, आई सर्जरी में यूवी रेज का काम आता है, आई सर्जरी
सर्जरी या वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर को प्यूरिफाई करने में, प्यूरिफिकेशन, या सर्जिकल मेथड, डॉट आप लगा के ऐसे लगा लें कि सर्जिकल मेथड में भी हम इसका यूज करते हैं। सर्जिकल मेथड में भी जो है वो यूवी रेज का वर्क होता है। नेक्स्ट है हमारी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या होती है? विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ लिख लेंगे कि इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करने लगते हैं, जंपिंग फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू लोअर ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करने लगते हैं हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल की तरफ, एल हमने लिख दिया लोअर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लोअर ऑर्बिटल की तरफ, तो जो है वो विजिबल लाइट हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। विजिबल लाइट के यूजेस क्या हैं? विजिबल लाइट कहाँ पर काम आती है? तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करने के लिए फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल में, आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विजिबल लाइट का। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्या है? इंफ्रारेड। हेडिंग लगा लें, इंफ्रारेड क्या होती है? इंफ्रारेड वो होती है जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक होती है, हम उसे इंफ्रारेड बोलते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो इंफ्रारेड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है? व्हाट इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड? इंफ्रारेड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है? तो जब वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल, जब एटम और मोलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है तो क्या हो जाता? वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल, तो इंफ्रारेड हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। इसके यूजेस क्या हैं? इंफ्रारेड के यूजेस अर्थ को वार्म करने में, मेंटेन द अर्थ वार्म, या अर्थ को, अर्थ वार्म टू मेंटेन, अर्थ वार्म को मेंटेन करने में, या रिमोट कंट्रोल में भी हम इसे यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल। क्लियर है इतनी बात? नोट करें। नेक्स्ट है हमारी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की वेवलेंथ कितनी होती है? 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर तक जिसकी वेवलेंथ होती है हम उसे माइक्रोवेव बोलते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो ये प्रोड्यूस जब करंट ओसिलेट करता है, करंट ओसिलेटिंग ऑफ स्पेशल वैक्यूम, करंट ओसिलेट ऑफ स्पेशल वैक्यूम, जब करंट स्पेशल वैक्यूम में ओसिलेट होता है, करंट ओसिलेट ऑफ स्पेशल वैक्यूम, जब कोई करंट स्पेशल वैक्यूम में ओसिलेट करता है तो माइक्रोवेव प्रोड्यूस हो जाती है। इसके यूजेस क्या हैं? एयरक्राफ्ट, बॉर्डर पर एयरक्राफ्ट या रडार मेथड में हम इसका यूज करते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग वायरलेस डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं, वायरलेस डिस्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी आती है लास्ट रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होती है? रेडियो वेव, रेडियो वेव वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ 0.1 मीटर से भी ज़्यादा होती है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? रैपिड एसिलेशन, एसिलेशन, जब एसिलेशन होता है, रैपिड एसिलेशन और डी एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का एसिलेशन और डी एसिलेशन होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो हमारी रेडियो वेव क्या हो जाती है? रेडियो वेव प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? रेडियो वेव। अब इसके यूजेस क्या हैं? तो ये टीवी कम्युनिकेशन में, टीवी कम्युनिकेशन में, या रिमोट कंट्रोल टॉय में इसका यूज होता है, रिमोट कंट्रोल टॉय में इसका यूज होता है। अब मैं दो बात आपको और बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड में, कि वेवलेंथ मीटर में आती हैं। जैसे 10⁻⁻12 से 10⁸ तक की वेवलेंथ तो एक्स रेज की, अब मैंने आपको नैनोमीटर में लिखवाई है तो इन्हें चेंज कर लेंगे। फिर
10⁻11 से 10⁻14 तक आप लिखोगे गामा। ठीक है, उसके बाद ये आता कि 10⁻³ से 10⁻1 तक माइक्रो। उसके बाद एक आता कि 10⁻4 से या 10⁻6 से इंफ्रारेड। एक और टॉपिक लिख लेंगे कि जब बम्बार्डेड ऑफ मेटल, जब मेटल बम्बार्ड करता है, जैसे बम्बार्डेड ऑफ मेटल, जब मेटल बम्बार्डेड करेगा तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, तो एक्सरे होगी। और क्लिस्ट्रॉन वेव या क्रिस्टोन वोल्व, जब मतलब क्रिस्टोन वोल्व होगी तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, इसे भी लिख लेंगे, तो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होगी। तो ये 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में भी चल रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, हर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।